please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा सावंत। मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें। बाजार में जबरदस्त तेजी लगातार जारी है और आप देख सकते हैं लगातार चौथे दिन हम बढ़त आते हुए देख रहे हैं। निफ्टी ने 10,400 का लेवल भी पार कर लिया है। बैंक शेयरों में जोश कायम है, जो कल से एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला है। बैंक तो लीड कर रहे हैं और अगर आप देखें सरकारी बैंकों का भी पार्टिसिपेशन थोड़ा है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स पे ज़्यादा फोकस है, खासतौर पे एक्सिस और आईसीआईसीआई। तो उस पर हम आगे उनके चार्ट्स पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन फिलहाल मिड कैप पार्टिसिपेट कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन आज की स्टोरी क्या है? आज की स्टोरी दिग्गजों में देखिए मेटल है और प्राइवेट बैंक्स है, और छोटे कंपनियों की अगर बात करें तो वहाँ पे शुगर है, जहाँ पर हमने ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए देखी है। इन पर खास फोकस रखेंगे। 10,400 के निफ्टी पर हमने कल आपको बताया था कि स्ट्रैडल बन रही है, यानी कॉल और पुट दोनों लिए जा रहे हैं। आज भी वो सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। कॉल करीब 4-4.5 लाख के आसपास बने हैं, तो पुट ऑलरेडी 9 लाख के करीब बन गए। इसका मतलब क्या है कि अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो आज जो सुबह हम ऊपर अटक के नीचे आए थे, जब ये पुट बनने शुरू हुए हैं तो फिर से बुल्स को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, 10,400 के ऊपर भी हम निकल सकते हैं। लेकिन 10,500 पे कॉल राइटिंग लगातार चल रही है। इसका मतलब है कि वो रुकावट बनी हुई है। 10,500 के आसपास आकर के ये तेजी एक बार थक सकती है, ये डर है। और नीचे की तरफ 10,300 पे 5 लाख पुट और जुड़ गए हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि यहाँ सपोर्ट बन गया है। तो 10,300 का सपोर्ट, 10,500 का रेजिस्टेंस, फिलहाल ऑप्शन ट्रेडर्स ये संदेश बता रहे हैं। और इस बीच अगर आप सेंसेक्स निफ्टी की चाल देखेंगे तो कोशिश यही है कि 10,400 के ऊपर निफ्टी बना रहे, और सुबह से ही हमने देखा है काफी मेहनत लगी है इस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करने की। 10,424 दिन का हाई था, वहां से अगर आप देखें 416 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स में 100 पॉइंट से ज्यादा का अपमूव जरूर बना हुआ है, 33,920। तो अगला मूव ऑफ कोर्स क्या हमें 34,000 तक ले जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मिड कैप इंडेक्स ये इनफैक्ट सुबह में कुछ लड़खड़ाया। देखिए ये एक लो पॉइंट था डे का, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है यहाँ पर कुछ खरीदारी आई है, और इस समय अगर आप ध्यान दें तो 60 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी बैंक ये इनफैक्ट स्टार परफॉर्मर है, यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन, 150 पॉइंट का उछाल, 25,244 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक अब तेजी की तरफ और बढ़ता हुआ, और नजरें ऑफ कोर्स वो डेज हाई पर हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको बाजार में? इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन से करेंगे खास बातचीत, जानेंगे उनके पिक्स और स्ट्रैटेजी। हम लगातार एक ना एक सेक्टर पर चर्चा करते हैं और आज फाइनेंशियल सेक्टर की बारी है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, बड़ा सेगमेंट है ये। इस पर विस्तार से चर्चा होगी, कैसे नतीजों की उम्मीद है इस पे। अश्विनी गुजराल जुड़ेंगे हमारे साथ अपने टॉप ट्रेडिंग आइडियाज लेकर। विश्वेश चौहान बने हुए हैं, इनकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानेंगे। और इसके अलावा 3 बजे आपके लिए लेकर आएंगे बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स। लेकिन मिड कैप्स में एक्शन है इस समय आ रहा है, वो काउंटर्स लेकर आएंगे स्क्रीन पर। दूसरे काउंटर्स भी देखिए जहां पर आज सबसे ज्यादा तेजी बनी है, तो निफ्टी बैंक की बदौलत ही आज बाजार में पूरी जान आई है। और 2 स्टॉक्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं मूव को, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। दोनों में ही आप देखिए क्या बढ़िया चाल, 3.5% ऊपर है आईसीआईसीआई, तो एक्सिस आज 4% से ज्यादा की बढ़त दिखाता हुआ। ओबीसी, आरबीएल, इंडियन बैंक के दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी हुई है। मेटल्स में भी हिंडाल्को लीडरशिप पोजीशन में है, क्योंकि एल्यूमिनियम के दाम ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये स्टॉक 3.5% ऊपर, वेदांता में भी 1.5% तक का उछाल। लेकिन स्टील कंपनी में टाटा स्टील, सेल और टाटा स्पंज पर एक नजर डालें तो यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी आज के सत्र में हुई है। इंडेक्स में और कुछ क्या चल रहा है? अदानी पोर्ट, कोल इंडिया, एलएनटी और नतीजों के करीब टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो जैसे आईटी काउंटर्स में हमने देखा एक्शन शुरू हो गया है। सिप्ला भी आज लगभग 1% के गेन्स दिखाने में कामयाब है। अब आते हैं चीनी कंपनियों पर, क्योंकि ऐसा माहौल बनता दिखाई दे रहा है कि जो अरियर्स हैं उसकी भरपाई सरकार खुद करेगी। 55 रुपए प्रति टन देने को तैयार है, और बाजार को लग रहा है कि ये शायद कुछ बेनिफिट लाएगा चीनी मिलों को। बलरामपुर, बजाज हिंदुस्तान, द्वारकेश, धामपुर ये दूसरे काउंटर जहां पर तेजी बनती दिखाई दी है। मिड कैप्स में भागने वाले काउंटर्स की भी लिस्ट लंबी, नीलकमल प्लास्टिक, मनप्पुरम फाइनेंस, एवेन्यू, एलेम्बिक, फ्यूचर लाइफस्टाइल, ये सारे काउंटर्स जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी आज। तो आइए नजर डालते हैं चार्ट पे, और आज हम निफ्टी नहीं देखेंगे, हम बैंक निफ्टी नहीं देखेंगे, और हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 2 स्टॉक्स के चार्ट, जो हर्षदा अभी कह रही थी कि आज के 2 स्टार परफॉर्मर्स हैं। तो आइए वही देखते हैं। एक्सिस बैंक पहले, फिर आईसीआईसीआई। ये है आपके सामने एक्सिस बैंक का चार्ट। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं?
ये चार्ट जो आप फिलहाल देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये इस साल के शुरुआत से है, करीब जनवरी से लेकर के अब तक का। और ये डेली चार्ट आपको एक ही बात दिखा रहा है कि ये स्टॉक बार बार कोशिश करता है ऊपर जाने की, फेल हो जाता है, नीचे आता है और पिछले लो से नीचे चला जाता है, फिर ऊपर जाता है, नहीं टिकता, फिर पिछले लो से नीचे चला जाता है। तो इसको आप कहते हैं लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स। तो ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन आज खास बात देखिए, अब ये जो लेवल है इसने पिछला स्विंग हाई तोड़ दिया है, तो ये ब्रेकआउट आ गया। इस लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में से ये निकल चुका है और ये तेजी किस रफ्तार से आगे देखिए। सुबह हम करीब एक गैप अप देखा हमने, उसके बाद लगातार वन वे चल रहा है, दिन में कोई करेक्शन नहीं आया। वजह क्या है? इतना बड़ा इवेंट हो गया कि यहाँ पे अब एमडी और सीईओ बदलने वाले हैं, ये पता चल गया, दिसंबर तक का वक्त है। और इतने बड़े इवेंट की वजह से जो अब तक यहाँ पर लगातार नीचे आ रहा था, तो लगातार लोग शॉर्ट कर रहे थे, वो ट्रैप हो गए और अब उनकी वजह से ये स्टॉक इस रफ्तार से ऊपर जा रहा है। तो ये तो बात हुई ट्रेडर्स की। ये ट्रेडर्स के लिए संकेत है कि शॉर्ट फंसे हैं तो आप तेजी कर सकते हैं। बहुत बड़ा इवेंट है, लगातार गिरावट के बाद एक अच्छा रिट्रेसमेंट तो होगा। लेकिन हम जो आज बात करने वाले हैं वो इससे एक कदम आगे की है। देखिए, क्या यही बात लंबी अवधि के लिए भी कही जा सकती है? जो हम शॉर्ट टर्म के लिए कह रहे हैं कि लगातार नीचे था, शॉर्ट्स थे, फंस गए, ट्रैप हुए और अब तेजी है, इसलिए आप तेजी करके फ़ायदा उठाइए। अगर आप लंबी अवधि में यही ट्रेंड देखना चाहें तो आइए आपको थोड़ा सा लंबा ट्रेंड हम दिखाते हैं यहाँ पे। और ये जो खास बात नज़र आएगी कि इस स्टॉक में आप नीचे अब ये दो कर्व्स देख रहे हैं, और ये क्या है? दो ग्राफ, ये हम आपको बताते हैं। ये जो दो ग्राफ है, एक आप देख रहे हैं लाल लकीर और एक नीली। तो ये जो लाल है ये एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस बताता है निफ्टी के मुकाबले में, और ये जो नीला है ये एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस बताता है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। और ये दोनों आप देखिए नीचे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है। और कब से हुआ है? ये जो टॉप यहाँ पे बना है इसके साथ आप देखिए, ये शुरुआत हुई है करीब मिड 2016 में। तो तकरीबन पौने दो साल का वक्त गुजर चुका है जब एक्सिस बैंक ने लगातार आपको मार्केट से कम रिटर्न दिया। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कि दो इन्वेस्टर हैं, एक के पास निफ्टी 20 हैं या कोई इंडेक्स फंड है और दूसरे के पास एक्सिस बैंक है। तो निफ्टी 20 के इन्वेस्टर ने जो कमाई की उसके मुकाबले में एक्सिस बैंक के इन्वेस्टर की कमाई कम हुई है। और अगर नुकसान है तो नुकसान ज़्यादा हुआ है। ये अंडर परफॉर्मर होता है और बाजार में कभी भी आप अंडर परफॉर्मर के साथ नहीं रहते, आप आउट परफॉर्मर के साथ रहना चाहते हैं। तो ये 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस का सिलसिला हमने एक्सिस में आते हुए देखा है। ये भी एक वजह है कि आपको यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट अब देखने को मिल रहा है कि बहुत लंबी तेज़ी हो सकती है क्या, उसके पीछे वजह यही है कि ये एक बड़े तगड़े अंडर परफॉर्मेंस के दौर से बाहर निकलने की कोशिश में अब है। और इतने बड़े इवेंट के बाद ये मुमकिन है कि ये अंडर परफॉर्मेंस का दौर खत्म होता हुआ आपको दिखाई दे। अब यही बात आपको आईसीआईसीआई बैंक के इस चार्ट पे नजर आएगी। यहाँ पे भी आप देखिए, और यहाँ पर जो अंडर परफॉर्मेंस दिखी है वो और भी ज़्यादा पुरानी है। तकरीबन 2015 की शुरुआत से आईसीआईसीआई बैंक में एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा। हाँ, बीच में एक शार्प रीरेटिंग की कोशिश हुई थी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक ये पहले था वैसा अब नहीं रहा। ये निफ्टी बैंक के मुकाबले अगर आप देखें तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें आपको ये जो एक अप ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले वो भी नहीं दिखा। यानी अगर निफ्टी बैंक के नज़रिए से आप देखें तो HDFC है, HDFC बैंक है, कोटक हैं, उनमें जो तेज़ी आई उसके मुकाबले में ये पिछड़ गया। तो ये दोनों चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं? इतने बड़े इवेंट के बाद एक बड़े हिस्टोरिक अंडर परफॉर्मेंस के दौर से स्टॉक कई बार बाहर निकल सकते हैं, ऐसी उम्मीद बनती है। और अगर ऐसा होता है तो चूंकि जिस तरह से हम ये कह रहे थे कि ट्रेडिंग के लिहाज से ज़्यादातर लोग शॉर्ट थे, कोई लॉन्ग था ही नहीं, वैसे ही ज़्यादातर पोर्टफोलियो में वेटेज जो जितना बेहतर हो सकता है उससे कम है। ज़्यादातर निवेशक जो इसमें रहना चाहते थे वो इससे दूर रहे हैं और अब वो लौटने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं अगर अंडर परफॉर्मेंस से निकल करके आउट परफॉर्मेंस की तरफ जाए। तो ये एक बड़ी वजह है जिस मैनेजमेंट के अंडर में आपको स्टॉक ने निफ्टी से भी कम रिटर्न दिया। जब वहाँ पे चेंज होता है तो बाजार के ट्रेडर और निवेशक खुश होते हैं और उस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। इन दोनों स्टॉक्स की आज की यही कहानी है। हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर क्या कह रहा है, पूरे ओवरऑल मार्केट का हाल भी देख लेते हैं एक्सिस और आईसीआईसीआई के बाद। और यहाँ पे देखिए हर्षिता, ये तो 60, 62, 63 रोज यहीं पे रहता है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है। जी हाँ, और जिस तरह से निफ्टी बैंक ने भरोसा बढ़ाया है, धीरे धीरे करके लोग तेजी की पोजीशंस ले रहे हैं, हिम्मत बढ़ रही है। ऐसे में किस समय का ट्रेड क्या बनता है, हमारे साथ कई सारे जानकार जुड़ गए और उनसे बात करेंगे। ऑफ कोर्स चर्चा हो रही है विश्वेश चौहान से लॉन्ग या शॉर्ट पर डेरिवेटिव चेक के लिए।
फंडामेंटल नजरिया लेंगे अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी से और रजत के बोस.com के रजत बोस भी हमारा साथ देंगे। संदीप वागले से भी लेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी उनको दिखाई दे रही है चार्ट्स पर। लेकिन ये बैंकिंग काउंटर जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन है, इसकी चर्चा हमने इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में काफ़ी की। आशीष, आपकी मैं फंडामेंटल राय लेना चाहूँगी, खासकर एक्सिस बैंक में जो डेवलपमेंट है। कई ब्रोकरेजेस ये कह रहे हैं ये तो इनएविटेबल था, अब फाइनली इस पर एक्शन हो गया है, ठीक है, सक्सेसर पर ध्यान दिया जाएगा। और सीएलएसए ने स्पेसिफिकली, आपको याद होगा उस रिपोर्ट में आज सुबह में ही मेंशन किया है कि ऐसी स्थिति नहीं होगी जो हमेशा बैंकिंग काउंटर्स में रहती है एक मैनेजमेंट चेंज के बाद, कि बहुत बड़े पैमाने पर क्लीन अप होगा, क्योंकि बैंक का मैनेजमेंट उस पर काफ़ी समय से, कई क्वार्टर से काम कर रहा है। मौका है क्या खरीदारी में पार्टिसिपेट करने का? आपकी राय क्या बन रही है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना है कि फंडामेंटली देखें तो सिर्फ एक चेयरमैन के चले जाने से या उनका टेन्योर कम हो जाने से बैंक्स का क्रेडिट प्रोफाइल में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है थोड़ा सा एक नी जर्क रिएक्शन है और मार्केट भी आज थोड़ा सा बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स को सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग है, जिसके कारण से हमने आज एक्सिस बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा अपटेक आता देखा। और एक थोड़ा सा वैल्यूएशन गैप भी काफ़ी बड़ा क्रिएट हो गया है। आप यदि देखें इंडसइंड बैंक जो इससे 1/3 साइज़ का बैंक है, उसका मार्केट कैप करीब 1,12,13,000 करोड़ है और एक्सिस बैंक आपको 1,38,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रहा है। तो एक वैल्यूएशन गैप भी दूसरे बैंक्स के कंपैरिजन में यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग इन आईसीआईसीआई और एक्सिस दोनों बैंक्स में इस करेक्शन के बाद में देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल थोड़ा सा बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स का जो सेंटीमेंट पिछले महीनों में ख़राब था, उसमें भी थोड़ा सा हमने इम्प्रूवमेंट आता देखा है। और रिजल्ट का भी सीज़न है तो थोड़ा सा प्री रिजल्ट बाइंग भी देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कई सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है आज की रैली को एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक के, और शायद थोड़ा सा यहाँ से आपको और अपसाइड इन दोनों स्टॉक्स में यहाँ से भी देखने को और मिल सकती है। नहीं, लेकिन आशीष, जो मूल सवाल था कि लंबी अवधि के लिहाज से अगर आप देखें अंडर परफॉर्मर रहा है। जब शिखा शर्मा 2009 में मेरे ख्याल से आई थी, उस वक्त इसमें कुल 80-85 हज़ार करोड़ की लोन बुक थी। आज आप 4 लाख करोड़ के आसपास हैं, तो बड़ी ग्रोथ हुई है, लेकिन वो हुई है एनपीए की कीमत पे। 1% एनपीए थे उस समय और आज 7% के आसपास है, अगर मुझे आंकड़े ठीक से याद है तो ये क्या नया मैनेजमेंट आकर इसको बदल सकता है कि इतने बड़े बेस पे ही, जो कि काफ़ी क्लीन अप ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा और आगे क्लीन अप करें, थोड़ी और पॉलिसीज़ में बदलाव करें और फिर इस बेस पर जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए वो आपको मिले? तो उस स्थिति में आप दूसरे आज के जो आप इंडसइंड की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बेहतर स्टॉक रिटर्न हासिल कर सकते हैं, भले ही उतनी ज़्यादा ग्रोथ ना आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल, जब 2009 से शिखा शर्मा ने टेक ओवर किया था इस बैंक में, तो तब टिपिकली आप एक्सिस बैंक की प्रोफाइल देखें तो वो एक रिटेल बैंक हुआ करता था। तो आप ये मिनी एचडीएफसी बैंक उसकी प्रोफाइल होती थी। अब 2011-12 से जब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लैंड करना स्टार्ट किया, क्योंकि आपको कंटिन्यूस ग्रोथ भी दिखानी है और बड़ी साइज़ की लैंडिंग करके आपको अपना बुक साइज़ भी बढ़ाना है, तो आपको पर्टिकुलरली एक्सपोजर जो है वो लार्ज कॉर्पोरेट में भी लेना पड़ा। और जिसके कारण से पिछले कुछ सालों में चूँकि अब रिकॉग्निशन हो रहा है सारे उन एनपीएस का, तो उसका एक जो खामियाजा है एक्सिस आईसीआईसीआई दोनों को भी भुगतना पड़ा। पर मुझे लगता है कि एक कोई सी चेंज नहीं आएगा। आज शिखा शर्मा और नो शिखा शर्मा आपकी बैंक की लैंडिंग प्रोफाइल में कोई सडनली चेंज हो जाएगा, वो मेरा मानना नहीं है। क्योंकि ग्रोथ तो आपको अभी एसएमई और मिड कॉर्पोरेट में ही ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि रिटेल साइड पे जो एक सैचुरेशन आ चुका है या जो एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो यदि अब आप बेसिक्स की तरफ दोबारा जाना चाहेंगे तो मेरा मानना है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यदि लॉन्ग टर्म में देखें तो मेरा मानना है कि बिल्कुल इसका जो प्रेजेंट वैल्यूएशंस हैं अभी भी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, और मैनेजमेंट चेंज का कोई बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा या लॉस होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। बट बैंक का जो एक बिजनेस मॉडल है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन पॉसिबल है।
ठीक है, तो ज़्यादा आप परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन ने इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिखा शर्मा को दोबारा नियुक्त करने वाले मामले में एक्सिस बैंक के बोर्ड की भी भूमिका भरोसे के लायक नहीं है और बोर्ड को शिखा शर्मा का उत्तराधिकारी चुनने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार का ही चयन करना चाहिए। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के मामले पर भी उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कि बोर्ड बाहरी एजेंसी से जांच जरूर कराए। As far as Shikha Sharma is concerned, she was given a 3-year term and now she has volunteered that she will step down in December, and I think that is something that you cannot fault, because she could have continued till May of next year going on the reduced 1-year term. She's chosen not to do that, giving enough time to the bank to find a successor. There's another development, which is before she was given this term, the board had appointed a search firm, which is what we were told, to locate a successor. Now, the board's role in all of this is not very clear. It's not something that is confidence-inducing. The board should have appointed an independent inquiry authority, not do its own inquiry. Because there are stakeholders, there is reputation management. Having regard to the reputation risk, I think the best thing for the board is, as you stated in your question, is for the board to request her, or for Chanda Kochhar herself to say, look, there's too much happening and the bank is more important than I am. And every institution is more important than any individual, no matter what his or her achievements. Therefore, I am stepping down for 3 months or 4 months till your inquiry report comes in, and then when it comes in, you take a call and let me know. तो सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन कहते हुए कि शायद एक तो बोर्ड को बाहरी एजेंसी से जांच करवानी चाहिए थी आईसीआईसीआई बैंक के वीडियोकॉन को जो लोन दिए गए हैं उस मामले में, और साथ ही साथ एक विकल्प ये भी था कि चेयरमैन कुछ समय के लिए छुट्टी पर चले जाए, 3 महीने की ही सही। लेकिन दोनों ही स्टॉक्स देखिए आज सबसे ज्यादा एक्टिव है, यहीं पर एक्शन दिखा है। रजत, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? आईसीआईसीआई एक्सिस सुबह की तेजी कायम है, नई खरीदारी की इच्छा है या नहीं? देखिए, इसमें खरीदारी करने का मतलब आप 2 चीज़ के ऊपर बेट कर रहे हैं। एक तो है आप इसके ऊपर बेट कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में जो शॉर्ट कवरिंग है वो चलता रहेगा, और दूसरी ये है कि कोई अच्छी नज़रिया सामने आएगा और इसके चलते ये जो 306 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वो भी पार कर सकता है। फिलहाल इतना ही सोचना चाहिए कि आज कल का जो हाई है का वो था करीबन 283 रुपया 45 पैसा, मतलब 283 हाफ के नीचे स्टॉप लगा के आप ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद ये है कि एटलीस्ट 296 to 299 रीच करेगा, उसके ऊपर अगर चले तो 305 तक चलना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम की योगदान जो है आज के दिन अच्छी है, तो उसके चलते लॉन्ग साइड में ट्रेड अभी भी लिया जा सकता है। आई एम नॉट कन्विंस कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स अभी बचे रह गया है, इसीलिए ज़्यादा नीचे स्टॉप मत लगाइए, बट डेफिनेटली ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए। विश्वेश, आपसे इजाज़त लें इसके पहले आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या है आज बताइए। प्रदीप, जैसे कि हमने बात की, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जो डेटा सजेस्ट कर रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक तो चल ही रहे हैं, अभी शायद पीएसयू बैंक भी सपोर्ट करेंगे। तो बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है थर्सडे को, मेरा ऐसा मानना है वो शायद सरप्राइजिंगली हायर देन द करंट लेवल हो, 54,400 के आसपास। तो यहाँ पे 1:3 का रेशियो स्प्रेड करा जाए, जिसमें बैंक निफ्टी के 25,200 के एक कॉल ऑप्शन खरीदी जाए, विच इज समवेयर अराउंड 130 रुपीज़, और बैंक निफ्टी की 25,500 की 2 या 3, अगर आप थोड़े से मॉडरेट इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो आप 2 लॉट बेचें, और अगर एग्रेसिव हो तो 3 लॉट बेचें, और जो आपका नेट स्प्रेड बनेगा वो या तो 55 रुपीज़ डेबिट बनेगा इन केस ऑफ 2 लॉट, और अगर आप 3 लॉट करते हो तो रफली अबाउट 10 रुपीज़ डेबिट बनेगा। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 25,300 या 25,350 के ऊपर आएगी, तो उसके लिहाज से बुल कॉल रेशियो स्प्रेड फॉर्म करने की सलाह होगी।
25,200 का कॉल खरीदे, 25,500 का बैंक निफ्टी का कॉल बेचे। ध्यान रखिए ये वीकली ऑप्शन की बात हो रही है, 3 दिन का ट्रेड है, उस हिसाब से आपको करना है। शुक्रिया विश्वेश आपका। और अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे खास मेहमान अश्विनी गुजराल .com के फंड मैनेजर अश्विनी गुजराल। अश्विनी बताइए, तेजी बनाने की कोशिश लगातार जारी है, क्या लगता है आपको, क्या अंदाजा है, क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे इस वक्त? तो लगता है हमारा कनेक्शन टूट गया है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आज थोड़ा लेट हो चुके हैं। आमतौर पे हम उनसे अब तक बातचीत कर चुके होते हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कत है। 10,400 के ऊपर इस समय निफ्टी टिका हुआ है। कुछ काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं एक्शन आता दिख रहा है, उस पर फोकस करते हैं। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कुछ अपनी चाल सुधारता हुआ ये काउंटर 8275 के लेवल्स पर आ चुका है। लगभग 2 से 2.5% तक का मूव पिछले कुछ मिनटों में इसने दिखाया। इसी तरह इनफैक्ट रियल एस्टेट में भी हमने देखा दोपहर में कुछ काउंटर्स ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे भाग रहे थे, लेकिन अब बारी है HDIL की। दोनों ही स्टॉक्स पर एक कॉल लेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे हमने आपको वादा किया था कि अश्विनी गुजराल से बात होगी और उनकी राय लेंगे इस मार्केट में क्लोजिंग के लिए क्या रणनीति वो लेना चाहेंगे, किन स्टॉक्स पर ध्यान देंगे। अश्विनी आफ्टरनून, बताइए क्या करेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये नोट करने की है कि आज मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, लेकिन उस रेजिस्टेंस से अभी तक बैंक निफ्टी शायद 20-25 पॉइंट या निफ्टी जो है 10-15 पॉइंट से ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया। सो इसका मतलब ये है कि ये शायद एक कमज़ोर रेजिस्टेंस है और यहाँ से जो पुल बैक मिल रहे हैं उसमें बाय करना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जगह। और आज कुछ जो मजबूत स्टॉक थे रिटेल बैंक्स वो थोड़े नीचे आए हैं, तो अगर कल वो भी पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत देर तक ये रेजिस्टेंस होल्ड करेगा। फॉर द नेक्स्ट अगले 45 मिनट के लिए भी आप चाहें तो निफ्टी बैंक निफ्टी इस वक्त लॉन्ग कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में मन्नापुरम फाइनेंस ये बाय है, एक स्टॉप 116 और टारगेट 128 के साथ। कोल इंडिया एक बाय है 276 के स्टॉप से और टारगेट 292, और MGL एक सेल है 952 के स्टॉप से, टारगेट 925। ओके, तो ये है ट्रेडिंग आइडियाज जो इस वक्त अश्विनी आपको दे रहे हैं। महानगर गैस MGL पे सेल का कॉल है 925 के टारगेट 952 पर आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। दूसरी कॉल जो इस वक्त आपको मिल रही है वो है मणप्पुरम फाइनेंस में तेजी की 128 के टारगेट 116 पर आप लगाएंगे ये स्टॉप लॉस। और साथ ही साथ कोल इंडिया, यहाँ भी खरीदारी की राय है, खरीदारी कीजिए 292 के टारगेट 276 के स्टॉप लॉस के साथ। आपने ये सारे लेवल्स नोट कर लिए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये शानदार कॉल देने के लिए। अब हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं, संजीव भसीन साहब इंडिया इन्फो लाइन के। मिस्टर भसीन, स्वागत है आपका। देखिए, मार्केट में आज जो भी हम बात कर रहे थे कि 3-4 दिन की अच्छी तेज़ी हो चुकी है, बैंक जो पहले पीछे था वो अब पार्टिसिपेट करने लगा है। क्या लगता है आपको, ये जो टर्न अराउंड जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि मंदी खत्म हो गई, शॉर्ट्स अब ट्रैप हो रहे हैं, ये रियल है या केवल बाउंस है? आपको क्या लगता है? हाँ, गुड आफ्टरनून प्रदीप, आपको भी, हर्षिता को भी। तो जैसे आपको कहा था, फियर वाज एट बेस्ट टाइम टू बाय। वो 99-10,000 में आपको जब सब अटकलियां नेगेटिव थी तब लेना था। और अब आप देखिए, आप ही नहीं, ग्लोबली यू आर नाउ डिस्काउंटिंग द US मार्केट्स। तो यू कैन कॉल वुल्फ वंस ट्वाइस, यू कांट डू इट द थर्ड टाइम। और लोगों ने डिस्काउंट कर दिया आज के US में जो वॉलेटिलिटी है वो भी सबसाइड कर जाएगी। इनफैक्ट टुडे द चाइनीज प्रीमियम वाज वेरी बुलिश ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड हाउ चाइना इज गोइंग टू ओपन अप। तो हमें लगता है यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करेगी। आपको याद होगा प्रदीप, हमने कहा था अप्रैल विल बी अ मंथ ऑफ कंसोलिडेशन, लेकिन मई के बाद आपको शेयर फिर हाथ नहीं लगेंगे। तो इसका मतलब जो भी फॉल मिले अपना पोर्टफोलियो बनाइए, कन्विक्शन रखिए कि वी आर हेडेड फॉर मच बेटर टाइम्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे हमें लगता है ये 10,250 और 10,500 में निफ्टी रह सकता है। बट जैसे हमने कहा, यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। तो कुछ स्टॉक्स पे अपना ध्यान कीजिए, वहां पे रियल मनी है जो बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पर अगले महीने तेजी की पूरी तैयारी होती दिखाई दे रही है, लेकिन तेजी के लिए बड़े ट्रिगर की जरूरत होगी और अगला जो ट्रिगर है वो तिमाही नतीजे ही हैं। इसी हफ्ते के अंत से देखिए इन्फोसिस के नंबर्स आना शुरू होंगे और उसके बाद ऑफ कोर्स इंडसइंड बैंक जैसी कंपनियां भी अपने नतीजे पेश करेंगी। तो फाइनेंशियल सेक्टर पर आज फोकस करेंगे और सोनम मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनम, बताइए, बैंक्स, NBFCs यहीं पर आज एक्शन देखने को मिला है, यहीं से वो रैली ड्राइव हो रही है, Q4 कैसा रहेगा?
Q4 बेहद ही ख़राब दिखाई दे रहा है इन सारी कंपनीज़ के लिए या फिर फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए। कमज़ोर रहेगा क्वार्टर 4 इन कंपनीज़ के लिए जहाँ पे बड़े NPLs या फिर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो है वो रिकॉग्नाइज होंगे। इसके कारण दबाव बनेगा मार्जिन्स पर और साथ ही ट्रेजरी अर्निंग्स जो है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। फंडिंग कॉस्ट के फ्रंट पर भी दबाव बना हुआ है और जहाँ पे लिक्विडिटी की काफ़ी दिक्कत है। RBI की तरफ से रिलीफ ज़रूर आई है बॉन्ड्स के फ्रंट पर, लेकिन वो रिकॉग्निशन वित्त वर्ष 2019 में ही होगा, तो वहाँ पे फिर से शायद थोड़ा स्प्रेड आउट देखने को मिले। रिकवरीज या फिर रेजोल्यूशंस की बात करें तो वो भी वित्त वर्ष 2019 में होने वाला है। क्वार्टर 4 में वैसे तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, अर्निंग्स के फ्रंट पे तो किसी तरह का सपोर्ट नहीं लगता है इन कंपनीज को मिलता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक स्पेसिफिक या फिर सेगमेंट स्पेसिफिक बात करें तो PSU कंपनीज से या फिर PSU बैंक से लॉसेस की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। जो कॉर्पोरेट लेंडर्स है, जो प्राइवेट कॉर्पोरेट लेंडर्स है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इनसे कमजोर आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक, ये जो दूसरे प्राइवेट बैंक्स है, इनसे अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जा रही है, जहां पे माना जा रहा है इनका लोन ग्रोथ इतना मजबूत रहा है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। खास करके येस बैंक से काफी बुलिश है पूरे की पूरी ब्रोकरेज हाउसेस की टीम, जहाँ पे उनका मानना है येस बैंक से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। स्मॉल बैंक से भी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है क्योंकि रिटेल सेगमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला है और रूरल मार्केट से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है इन छोटे बैंक्स को। NBFCs ग्रोथ पिकअप हो रहा है जहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री अच्छी रही है, लेकिन मार्जिन्स पे थोड़ा सा दबाव दिखाई देगा। मॉर्गेज फाइनेंसर्स जो है जैसे कि HDFC लिमिटेड और LIC हाउसिंग फाइनेंस, इससे भी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, इसका थोड़ा सा दबाव पड़ेगा और लिक्विडिटी सिचुएशन भी इन कंपनीज के लिए थोड़ी सी कमजोर रही है। बजाज फाइनेंस से बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जा रही है, बल्कि स्टेटमेंट क्लियर था वहां पे कि एक इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई देगा बजाज फाइनेंस से। वही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए फंडिंग सिचुएशन कमजोर रही है, तो उनके लिए भी क्वार्टर 4 थोड़ा सा कमजोर रहेगा। शुक्रिया सोनम आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो बजाज फाइनेंस के आंकड़े तो बिल्कुल जैसे सोनम कह रही है लगातार ऐसे ही रहते हैं, ज़बरदस्त ग्रोथ लगातार बनी हुई है और करेक्शन के बाद ये फिर से तेज़ी दिखाता हुआ भी नज़र आया है। तो NBFC सेगमेंट एक है जहाँ पर हमारी नज़र होगी और दूसरे जो कुछ एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जहाँ पर हमने दरअसल अंडर परफॉर्मेंस देखा है। और यस बैंक पे सोनम कह रही है कि काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट इस वक्त बुलिश है, लेकिन पिछले 2 या 3 क्वार्टर से हर्षदा अगर आप देखें तो ये अंडर परफॉर्मर हो गया है ये स्टॉक भी। तो जो हम अंडर परफॉर्मर वाला मॉडल देख रहे थे अभी, ICICI 3 साल से अंडर परफॉर्मर है, एक्सिस बैंक 2 साल से अंडर परफॉर्मर है और यस बैंक 3 क्वार्टर से अंडर परफॉर्मर है। तो क्या वो अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा? अब चिंता तो यही रहेगी। वसीम साहब से पूछते हैं। वसीम साहब, क्या आपको लग रहा है यस बैंक अब नेक्स्ट इन लाइन है अंडर परफॉर्मेंस के लिए, जो पिछले 3 क्वार्टर्स में देखा गया, शायद वो एक्सटेंड हो? हाँ, पहली बात तो हर्षदा काफी कुछ ये जो सारी न्यूज है ये बिल्ट इन है। अब आप देखिए ना RBI ने रिलीफ कितना दिया है, NPA की रिकग्निशन के नॉर्म चेंज किए हैं। इफ आई हर्ड द स्टेट बैंक चेयरमैन करेक्टली, उन्होंने कहा 65% प्रोविजन ऑलरेडी उन्होंने NCLT केसेस की कर रही है। तो एक क्वार्टर आपको शायद ये वीक हो सकता है ऑन PSU बैंक, बट आई थिंक कॉर्पोरेट लेंडर्स में काफी कुछ बैड न्यूज ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। ऑन दी अदर हैंड आप ये लेके चलिए कि यील्ड्स हैव सॉफ्टन्ड, दैट कुड गिव ट्रेजरी इनकम। तो हमें लगता है इसमें जैसे आपको कहा फियर वाज अ गुड टाइम टू बाय, तो 260 रुपए पे आपको ICICI मिल रहा था और जो भी अटकली थी वो ऑलरेडी उसमें प्राइस इन था ऑन द CEO's एलिगेशन। उसी तरह से यस बैंक 285 290 पे हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय निकाला है। हमें लगता है 350 का टारगेट यस बैंक में आ सकता है। सो हर्षिता, इट्स अ ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। न्यूज विल नेवर बी व्हाट यू वांट, दैट्स व्हाई द प्राइसेस विल बी इन योर फेवर। सो हम यहाँ पे वी आर स्टिल बुलिश ऑन सर्टन स्टॉक्स एंड सेक्टर्स, और इस कारण से वी आर सेइंग दैट कीप अ कंस्ट्रक्टिव व्यू, क्योंकि बैड न्यूज में भी ऑलरेडी डिस्काउंटेड और अर्निंग्स फॉर अस विल बी इन द रेंज ऑफ 10 to 12% ऑन अ निफ्टी स्टॉक्स। वर्जन वही हम बात कर रहे हैं कि ये अंडर परफॉर्मर अगर फिर से लौट कर आउट परफॉर्मर बन सकते हैं क्या? आशीष, आपसे हमने थोड़ी चर्चा की थी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास ये विकल्प है अगले साल भर के लिए 3 स्टॉक लेने हैं, तो क्या आप वो 3 स्टॉक ICICI, एक्सिस और यस बैंक को चुनेंगे, या फिर वो 3 स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक होंगे? इनफैक्ट मैं ICICI, एक्सिस और यस को चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि जो दूसरे सेगमेंट ब्लॉक आपने बताया वो ऑलरेडी काफ़ी प्राइस्ड इन है।
वहाँ पे जो इंडसइंड है वो इनफैक्ट आज 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, और जो HDFC बैंक है उसमें जो ग्रोथ का मोमेंटम है, आप देखिए जो उसका जो मूव है वो 10% है, होता है ऑलमोस्ट पूरे। यहाँ पर जो बॉटम आउट जो बैंक हुए हैं वो अभी एक्सिस, ICICI और यस हुए हैं, जो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे जो एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी जो ज़्यादा नज़र आती है वो इन बैंक्स में नज़र आती है। दूसरी बात ये है कि जो अब गोइंग फॉरवर्ड जो भी उनके बड़े ट्रांजेक्शन से जो NCLT में शिफ्ट हो गए हैं, और अभी कोई बहुत ज़्यादा NPA का रिलेटेड जो फियर है मुझे लगता है नहीं है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा रहेगा। और ये मार्च एक लास्ट क्वार्टर रहेगा जहाँ पर शायद जो नतीजे हैं, क्योंकि ट्रेजरी का भी इस बार काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है, तो मेरा मानना है कि सिर्फ इस क्वार्टर के बाद से आप ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और प्रदीप, मैं बताना चाहूँगा कि यदि मार्केट को चलना होगा तो बिना बैंकिंग सेक्टर को साथ में लिए मार्केट चल नहीं सकता। यदि आप सोचें कि IT या ऑटो या फार्मा लीड कर पाएंगे कभी मार्केट को, तो वो गलत रहेगा। तो बैंक्स को तो इनफैक्ट उस रैली को स्पेयरहेड करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे लगता है इन बैंक्स का मैं आगे जाके एप्रिसिएशन की अच्छी पॉसिबिलिटी है। चले तो 3 बैंक्स जिसपे ज्यादा दाव लगाने के लिए तैयार हमारे जानकार हैं। एक तो एक्सिस बैंक, ये ICICI और साथ ही यस बैंक। अब देखते तिमाही प्रदर्शन कैसा रहता है इन कंपनियों का। लेकिन बारी है BTST की, और ढेर सारे अब आइडियाज आ रहे हैं। सबसे पहले आशीष केलकर की राय आपके लिए लेकर आएंगे, और आशीष को 2 स्टॉक्स पसंद है जहां पर वो तेजी करेंगे। एक है कावेरी सीड्स, माफ कीजिएगा। 542 का टारगेट रहेगा और 520 का स्टॉप लॉस। अदानी पोर्ट पर भी ये बुलिश है, और अदानी में 394 का टारगेट और 383 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। आशीष चतुर्मोहता की राय देखते हैं, BTST या STBT। BTST आ रही है बाय NCC, स्टॉप लॉस 128, टारगेट 142। बायोकॉन पे भी तेजी, स्टॉप 608 और टारगेट बनते हैं 645 के। संदीप वागले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागले साहब बताइए। प्रदीप, मेरे दोनों BTST है। पहला है बाइक L&T 1345 स्टॉप लॉस, 1375 टारगेट। दूसरा है कोल इंडिया 275 स्टॉप लॉस, 28 टारगेट। रजत बोस भी हमारे साथ है। रजत, आपकी क्या ट्रेड रहेगी इस समय? दोनों तेजी या मंदी का भी कॉल? देखिए, एक मंदी का और एक तेजी का है। पहले तेजी का कॉल मैंने लार्सन अप्रैल फ्यूचर्स के ऊपर रखा है। 1343 का स्टॉप लॉस लगा के 1367 और 1373 ये दोनों टारगेट मान के मैं लार्सन में तेजी करने का सलाह दे रहा हूँ अप्रैल फ्यूचर्स में। और हीरो मोटोकॉर्प, ये मुझको आज के दिन एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न एट द टॉप बनने के बाद, मतलब शॉर्ट टर्म जो स्विंग हुआ है उसी का टॉप में बन रहा है। तो इसमें 3755 के ऊपर स्टॉप लगा के 3708 और 3696 ये दोनों टारगेट मान के हीरो मोटोकॉर्प अप्रैल फ्यूचर्स में मैं बेचने का सलाह दे रहा हूँ। तो एक शॉर्ट कॉल यहाँ पर आ रही है, हीरो मोटोकॉर्प में बेचने की राय है रजत की ओर से। रजत, आपने एक शॉर्ट ट्रेड चुना है इस मार्केट में, क्या आपको लग रहा है कि अब बाजार कहीं अटकने की तैयारी में है? वाकई में शॉर्ट्स ढूंढने चाहिए और वहाँ मुनाफा निकलेगा? देखिए प्रदीप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो 23 मार्च के तारीख से जो अपस्विंग चालू हुआ है उसका टॉप जो है वो फ्राइडे या तो फ्राइडे से ट्यूसडे के बीच में बन जाएगा। उसके बाद में फिर नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। तो अब आज के दिन हीरो मोटोकॉर्प, अपोलो टायर्स, ये सब एस्कॉर्ट्स, ये सब काउंटर में थोड़ी सी टॉप बनने की सिग्नल है। लेकिन अभी भी बैंक्स जब चल रहे हैं तब तक इंडेक्स में मंदी इतना जल्दी आएगा तो वो सोचना नहीं चाहिए। जब तक 10,350 के ऊपर निफ्टी है तब तक इसमें दम रहेगा। और 10,478 से 10,505 ये रेंज अगर पार करे तो उम्मीद करना चाहिए कि हो सकता है 10,600 के आसपास भी चला जाए। लेकिन मेरे ख्याल से इस हफ्ते थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। आज ऊपर है तो कल नीचे, ऐसा करके ये बिता देगा। उसके बाद में ऐसा ही 10,400 से 10,450। आपको याद होगा करीबन 10 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि मैंने अप्रैल का फर्स्ट 2 वीक्स में उम्मीद करता हूँ कि तेजी चलेगा और ये रिकवरी स्विंग है। वो रिकवरी खत्म होने के बाद में फिर से दोबारा डाउन ट्रेंड चालू होगा, ऐसा ही मुझको लगता है। लेकिन अभी तेजी करके ही खेलना चाहिए।
मोस्टली इन इंडिविजुअल स्टॉक्स एज वेल एज बैंक निफ्टी। अंतिम 22 मिनट का कारोबार बाकी है। 10,400 के आसपास अटकते हुए मार्केट। देखिए, सुबह हमने आपको बताया था कि 10,420 के आसपास कहीं अटक सकता है। अनुज कह रहे थे अर्चिता कि 10,427 वो देख रहे हैं करीब से, क्योंकि वो स्विंग टॉप है पहले का, और 10,424 ये है आज का टॉप। तो जैसे हमने बताया बिल्कुल उसी रेंज में कहीं ना कहीं बाजार अटकता हुआ नजर आया है। और इस वक्त अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें तो गिरने वाले शेयर ज़्यादा हैं बढ़ने वालों के मुकाबले। मिड कैप इंडेक्स हालांकि अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन काफ़ी सारे शेयरों में ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली दिखी है, जो कि स्वाभाविक थी। लेकिन ऐसे मार्केट में भी जिन स्टॉक्स की हम सुबह पहला सौदा में खास तौर पे बात कर रहे थे, देखिए 2 सेक्टर मुझे अच्छी तरह याद है अर्चिता, जिसपे सबसे ज़्यादा आपने बात की थी और बाई कॉल्स निकले थे। पहला तो मेटल। हिंडाल्को अब भी टिका हुआ है करीब 4% ऊपर, नाल्को करीब 2.5% की तेज़ी दिखा रहा है। फिर स्टील चलना शुरू हुआ तो हमने उसकी भी बात की। NMDC पे एक कॉल दिया था 3.5% ऊपर, वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और दूसरा सेक्टर था शुगर। और शुगर ऑफ कोर्स, हाँ, और शुगर में हमने देखा काफी तेजी है प्रदीप, स्पेशली जब लोगों को पता है कि चीनी के दाम कहीं नहीं जा रहे। बस मेरे ख्याल में ये एक होप ट्रेड दिख रहा है कि कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आए और इसमें तेजी की पोजीशन ले। एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि बलरामपुर, बजाज हिंदुस्तान जैसे अकाउंटर्स दिन भर वो स्टेबल रिटर्न दिखाते हुए नजर आए हैं। 5% से ज्यादा की तेजी इनफैक्ट यहाँ पर हो गई है। 7% से ज्यादा का उछाल भी एक समय बलरामपुर दिखा रहा था। इस पर एक फंडामेंटल राय लेते हैं आशीष महेश्वरी आपसे, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि चीनी की ओवर सप्लाई है ग्लोबली। भारत में काफी बड़ा प्रोडक्शन का आंकड़ा निकल कर आ रहा है, ग्लोबली काफी ज्यादा सप्लाई है, तो भाव चीनी के कहीं आसमान की तरफ तो जा नहीं रहे हैं। इस बीच ये जो थोड़ी सी राहत दिलाने की कोशिश सरकार कर रही है कि केन अरियर्स में 55 रुपीज पर टन वो सीधे किसानों को देगी, इस खबर पर ये स्टॉक्स भागे हैं, कितनी तेजी जायज है? देखिए, जो एरियर्स है वो किसानों को डायरेक्ट देंगे, उससे शुगर कंपनीज को एक कोई उनका सिर्फ माइनर एक वर्किंग कैपिटल रिलेटेड कुछ शॉर्ट टर्म फ़ायदा हो सकता है, बट अल्टीमेटली जो बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं वो ही उस सेक्टर की रैली को लीड करेंगे। तो मेरा मानना है शुगर इस बार ओवर सप्लाई जैसा आपने कहा बिल्कुल सिचुएशन में है। इनफैक्ट आपको काफ़ी टफ कंपटीशन पाकिस्तान से भी मिल रहा है, यदि जो भी शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनकी प्राइसिंग आपसे भी काफ़ी कम है। और बहुत सालों से जो इंडिया का मार्केट है, आप हमेशा नेट इम्पोर्टर ही रहे हैं शुगर के, तो शुगर और पल्सेस में दोनों में यही हाल है कि अब आप एक्सपोर्ट करने जाते हो तो आपको रियलाइजेशन नहीं आता। तो मुझे लगता है अभी भी जो कंसर्न्स हैं इस सेक्टर की वो खत्म नहीं हुई हैं। सिर्फ एक सेविंग ग्रेस ये है कि जो स्टॉक्स हैं उनके वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। जैसे बलरामपुर पे नज़र डालें आप तो 6 महीने पहले स्टॉक 170-180 रुपये तक चला गया था और आज 80 रुपये रह गया है। तो थोड़ा सा वैल्यू बाइंग, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का ही रिजल्ट है जो भी हम एक स्टॉक में स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं। पर मुझे लगता है इस सेक्टर में डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी कहीं ज़्यादा है एक अपसाइड के, तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। तो रिस्की है, डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अपसाइड के मुकाबले। और रजत, आपने शुगर कंपनीज के चार्ट देखे होंगे, उस पर आप क्या राय देते हैं? देखिए, ये कमोडिटी स्टॉक्स हैं और कमोडिटी स्टॉक्स पर एक ही सिद्धांत काम करता है, अगर उस कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हो तो आप वो शेयर खरीदेंगे। यानी अगर मेटल के दाम बढ़ रहे हैं तो आप हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को जैसे स्टॉक खरीदेंगे। अगर स्टील के दाम बढ़ रहे हैं तो आप टाटा स्टील, JSW स्टील वगैरह स्टॉक्स खरीदेंगे। तो चीनी के दाम दुनिया के बाज़ारों में जब मंदी में है तो ये शुगर स्टॉक का बाउंस कितना टिकेगा? जो लोग आज बलरामपुर चीनी या बजाज हिंदुस्तान में ट्रेड कर रहे हों या धामपुर, जो भी दूसरे स्टॉक्स आपके रडार पे हों, क्या कॉल देते हैं आप उनको? देखिए प्रदीप, अभी बाजार में विश्व के बाजार में हार्ड कमोडिटीज़ में तेजी दिख रहे, तो सॉफ्ट कमोडिटीज़ जैसा आप चीनी के नाम लिए हैं और काली मिर्च ले लीजिए। काली मिर्च में भी हालत काफ़ी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरकार ने 500 रुपया के नीचे आप इनवॉइस नहीं कर पाएंगे। जो री एक्सपोर्टर है उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत पड़ गया है काली मिर्च में। काली मिर्च का ट्रेडिंग में देख लीजिए, जैसा चीनी जैसा ही हाल है। तो और चीनी में भी आप देखा है कि ओवर सप्लाई सिनेरियो जैसी काली मिर्च में है विश्व की बाजार में, वही अभी दिखता है। तो ये जो बाउंस है, इस बाउंस में कितना जाएगा? 84, 85 बलरामपुर, हम
जबकि मेरा उतना ध्यान चीनी के ऊपर नहीं है, क्योंकि अभी इसमें तेजी करके खेलने में सेंस नहीं है, बोल के हम सिर्फ बलरामपुर का ही बात कर रहे हैं। लेकिन बलरामपुर मेरे ख्याल से ऊपर जाए तो अच्छा है, ऊपर में फिर शॉर्ट करने का सोचेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट 73 to 67 आपकी चैनल में दिया हुआ टारगेट, हम मानता है कि वहाँ पे वो जाएगा एक बार, उसके बाद ही फिर सोचेंगे कि वैल्यू बाइंग की कुछ भी करे उसमें, तब देखेंगे। अभी अगर काली मिर्च का कोई कमोडिटी फ्यूचर होगा या तो आपका इसका चीनी का कोई स्टॉक होगा, उसमें खरीदारी करने का कोई सलाह नहीं है। ऊपर जाए तो बेचिए, बेहतर रहेगा। चलिए, उछाल पर एग्जिट कीजिए, ये सावधानी आपने बरतनी होगी, क्योंकि ये महज एक ट्रेड है, फंडामेंटल्स यहाँ पर बदल नहीं रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आज टेक्नोलॉजी कंपनियों में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है, और भसीन साहब टेक महिंद्रा देखिए, इसमें कुछ उछाल है, टीसीएस में कुछ खरीदारी, हालांकि इन्फोसिस जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार पिट रहा था, आज यहाँ पर बहुत ही माइल्ड अपटिक है, 1-1.5 रुपए तक का ही उछाल। इन्फी के नंबर्स आएंगे और कुछ रिपोर्ट्स ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि शायद इस बारी कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आपका सेंस क्या है टेक में? तो हर्षिता, आई थिंक द वर्स्ट, जो वर्स्ट था वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, लेकिन द स्टॉक्स हैव मूव्ड अप वेरी शार्पली फ्रॉम देयर, और हमें लगता है अर्निंग्स विल बी द की इंडिकेटर। अब इन्फोसिस पे काफी दारोमदार है, 950 से स्टॉक 1150 तक टच कर चुका है, तो हमें लगता है इन्फोसिस नंबर्स विल बी द की के मार्जिन्स में ग्रोथ आ रही है, नहीं आ रही, और साथ में आगे आने वाला बिजनेस कैसा है, बिकॉज देर इज होप दैट यूएस स्पेंडिंग विल हैव ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ टेक स्पेंडिंग। हमारे यहाँ पे टॉप पिक रहा है HCL टेक, हमें लगता है उसके नंबर सबसे अच्छे आएंगे और उसके मार्जिन्स भी ऑन दी अपसाइड आएंगे BFSI स्पेस में। लेकिन ज्यादा बुलिश हम मिड कैप में है, तो मिड कैप में दो नाम है, माइंडट्री और टाटा एलेक्सी। यहाँ पे भी आपको अर्निंग्स विल बी द बेस्ट ऑफ द पैक, तो आई थिंक ये स्टॉक्स चल चुके हैं। एज अ कॉल, एज अ डिस्क्लोजर, वी हैव advocated all these three stocks to buy, लेकिन I would not suggest immediately to buy them. Wait for the results, wait for some weakness, because a large part of the rally is already priced in. Okay. फोर्टिस हेल्थकेयर देखिए, आज फिर से यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, निचले स्तरों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है। भसीन साहब, ये स्टॉक जब भी हम देखते हैं तो ये सवाल उठता है कि अभी भी यहाँ इन्वेस्टिगेशन पूरे नहीं हुए, एक डील जिसकी घोषणा हुई थी लगता नहीं कि वो तो पूरी हो रही है, अब आगे कोई बायर निकल कर कब आएगा, बोर्ड में बदलाव किए जाने चाहिए, ऐसी बातें भी सुनाई दे रही हैं। आप कैसे असेस करते हैं, और ये जो लोग खरीदारी कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? तो प्रदीप, आप देखिए ना कि हम सब ग्लूम और डूम में होते हैं क्योंकि भाव नीचे आए हैं और ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, लेकिन सारे एसेट्स देखिए जो NCLT केस में आए हैं, वेदर इट्स भूषण स्टील, वेदर इट्स बिनानी सीमेंट और वेदर इट्स फोर्टिस, सब में आपको लग रहा है कि बायर्स विल बी मोर आर विलिंग टू पे मोर। तो एसेट्स बहुत स्ट्रांग हैं अपने अपने सेक्टर्स में, वेदर इट्स स्टील, वेदर इट्स सीमेंट और वेदर इट्स द हॉस्पिटैलिटी चेंज। हमें लगता है कि ये इसमें फिर एक रीकाउंटर हो सकता है ऑन अ बिड। इट हैज टू बी इन फेवर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ फोर्टिस। ये जो डील आई थी, जो इसमें अटकली लगी थी, वो सब मणिपाल के फेवर में था, और उस पर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि हाउ कैन द बोर्ड हैव डिसाइडेड, जब उनका स्टेक ही माइनॉरिटी है। सो आई थिंक ये स्टॉक में अभी भी अपसाइड है, बट यू हैव टू बी अ मार्की एंड अ साइलेंट इन्वेस्टर जो कुछ टाइम के लिए ये रेटरिक को बर्दाश्त करे। फेयर, आई थिंक फेयर वैल्यू कुड बी इवन क्लोजर टू 175 ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 months। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या एक्शन बनता दिखाई देता है और क्या वो डील स्वीटन होती है जिससे कुछ रिटेल निवेशकों के भी हाथ फायदा लगे। एक और काउंटर जो इनफैक्ट भागा है वो है अदानी पावर का शेयर। वागले साहब, इस पर राय दीजिए। 2635 पर 2.5% का उछाल आखिरी कुछ मिनटों के लिए, क्या ये ट्रेड दिख रहा है आपको जो और चल सकता है? हर्षिता, माइल्ड बाउंस बैक हो सकता है, मे बी अराउंड 28-2850, नथिंग अबाउट दैट, तो मैं आई वुड गिव इट अ पास, इतना कोई ग्रेट पैटर्न नहीं। अच्छा, एक स्टॉक देखिए, वो है श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का। वागले साहब, मेरी नजर इस पर आई थी जब ये 81 के आसपास था, पर किसी वजह से हम पहले चर्चा नहीं कर पाए। अब देखिए 84-80 के लेवल्स आ चुके हैं, 5% भाग चुका है, अब भी एक्शन है इसमें। क्या लग रहा है, ये जो तेजी की पोजीशंस बन रही हैं, ये कैरी की जा सकती हैं?
हर्षदा, श्रेय इंफ्रा में पोजीशंस कैरी की जा सकती है, इसमें एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है और वो लेवल लगभग 82 के पास है। 81 के स्टॉप लॉस से इवन बाय भी किया जा सकता है। मुझे लगता है 92 तक अगले कुछ दिनों में एज अ पोजिशनल ट्रेड मैं रिकमेंड करूँगा। ओके अच्छा रजत, आपसे बात रह गई, अपोलो टायर्स आप कह रहे थे शॉर्ट करने के लिए, क्या देखते हैं टारगेट्स? देखिए अपोलो टायर्स में आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि कल 297 कुछ पैसा का टॉप बनाया, आज 296 कुछ लेवल पे टॉप बनाया, और आज के दिन जो फॉर्मेशन है कैंडल स्टिक्स में हम उसको बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। और कल भी जो एक स्पिनिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन था, लेकिन वो स्पिनिंग टॉप का बॉडी भी ब्लैक बॉडी था, मतलब ऊपर खुला नीचे बंद हुआ। आज ऊपर खुल के नीचे बंद कर रहा है। मुझको लगता है कि ये 280 से लेके 275 वो रेंज पे जाएगा एटलीस्ट, दैट इज़ द मिनिमम करेक्शन। और ये जो दोनों स्टॉक की मैंने बात किया था, अपोलो टायर्स, एस्कॉर्ट्स और अभी हीरो मोटोकॉर्प, सब देख लीजिए वो 23 तारीख के आसपास से ही बॉटम बना के ऊपर चलने लगा। काफ़ी चल चुके हैं, करीबन 15-17% तो अपोलो टायर्स जरूर चले होंगे। 250-55 के लेवल से चालू किया ऊपर चलना, तो वही अभी ये और ज़्यादा ऊपर जाने में काबिल नहीं होगा, क्योंकि अगर जाए तो भी कंसोलिडेट करके ही जाना पड़ेगा। उसके लिए एटलीस्ट 275 तक अपोलो टायर्स को आना चाहिए। जहाँ तक एस्कॉर्ट्स को सवाल है, वो 903 जब तक नहीं पार करता है तब तक उसमें फ्रेश तेजी की कोई बात ही नहीं आना चाहिए। और ये नीचे 880, 875 इस रेंज, 873 यहाँ तक जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन इन काउंटर्स में भी रहेगा, लेकिन मेटल्स में जिस तरह की चमक देखने को मिली, हिंडाल्को और नैल्को दोनों ही काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नैल्को को एल्यूमिनियम और एल्यूमिना के दाम बढ़ने का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हिंडाल्को करीब 15 रुपए का मूव दिखा चुका है कल और आज में। नैल्को में चाल शायद आज ही थोड़ी सी बेहतर होती दिखाई दे रही है। आशीष महेश्वरी, कहां पर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है और तेजी बढ़ने का, क्या ट्रेड होल्ड करेंगे आप दोनों में? इनफैक्ट हिंडाल्को मुझे अभी बेटर नज़र आता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो ट्रेड वॉर के न्यूज़ के चलते स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल आ गया था, तो वो अब चूँकि एल्यूमिना के प्राइसेस में थोड़ा सा इंक्रीज़ आया है, इनफैक्ट 4-4.5% का इंक्रीज़ आया है, वो पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि नॉन फेरस सेक्टर में हिंडाल्को के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अभी भी इनफैक्ट 280 का 50 वीक हाई था, उससे करीब 50 रुपये नीचे मिल रहा है। और जबकि फंडामेंटल्स में इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे उनके नतीजे काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो मुझे लगता है नॉन फेरस में हिंडाल्को एक बेटर बैट रहेगा, जिस पे अभी भी कॉल लिया जा सकता है। 250-260 मेरा मानना है उसका एक फेयर वैल्यू है जो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये कॉल है फिलहाल आपके लिए। एक स्टॉक जो बार बार रडार पे आ रहा है वो है थर्मैक्स, और इस स्टॉक पे अगर आप नज़र डालें अभी 4-4.5% ऊपर है। आज के दिन जो वॉल्यूम है औसत से करीब 2 से 2.5 गुना अधिक है, और ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है अपने हाई से। मेरा ख्याल है जनवरी में ये करीबन 1350 तक के लेवल पर गया था, और आज आपको मिल रहा है 1100 के आसपास। भसीन साहब, इस सेगमेंट पे और इन पर्टिकुलर अगर स्टॉक पे आपकी नज़र हो, क्योंकि अब बात हो रही है कि इकॉनमी में अपटर्न आ रहा है, और ये देखिए ऐसे तो इसने आउट परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था, 900 से 1300 तक की रफ्तार दिखाई, फिर करेक्ट हुआ, क्या मौका है? बिल्कुल प्रदीप, दैट इज टेलिंग यू कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा ग्रीन शूट्स आ गए हैं। थर्मैक्स मेक्स द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, और उन्होंने आपको गाइड किया है, अगर मैनेजमेंट की बात हमने सुनी कि 18 क्वार्टर्स के बाद उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ वो देखी है वॉल्यूम की, नॉट ओनली लोकली बट ऑल्सो ग्लोबली, क्योंकि उनका मिडिल ईस्ट में बहुत काम रहता है ऑन द इंजीनियरिंग साइड, और उसी का प्रॉक्सी आप लेके चलिए। इस थर्मैक्स, L&T, आपको ऑर्डर इनफ्लोज बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, विच इज वाई वी आर सीइंग कि ग्रीन शूट्स आ चुके हैं। देखिए, कोई भी इकॉनमी टर्न करेगी तो मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल व्हीकल और सीमेंट, ये तीनों चीज पहले एक लीड इंडिकेटर्स होते हैं। तो थर्मैक्स हमारे हिसाब से तो 1500 रुपए का शेयर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। दिस इज वन ऑफ आवर टॉप 4 पिक्स इन द गैमेट जो हमने बनाया, कंजम्पशन स्ट्रोक कैपेक्स। L&T, ITC, हिंडाल्को, थर्मैक्स, नेस्ले, इंडियन होटल, ये शेयर्स बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि अपने अपने सेक्टर्स में ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं।
तो कोई भी डिक्लाइन मिले तो ये लेने वाला शेयर हो सकता है। इसमें आप एक एनबीसीसी भी जोड़ सकते हैं, अगेन जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बहुत स्ट्रांग आपको ऑर्डर इंटेक दिखा रहा है। जी हाँ, तो ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स एनबीसीसी का जिक्र आखिर में यहाँ पर वसीम साहब करते हुए, और आज सुबह में हमने देखा था एनबीसीसी की मजबूत शुरुआत हुई और वो काउंटर 212 के आसपास ट्रेड करता हुआ। वागले साहब इस पर एक टेक चेक भी दे दीजिए, क्योंकि ये एक हॉट फेवरेट रहा है और पिछले आई थिंक 1.5-2 महीने में थोड़ी शांत हालत रही है इसकी। क्या अब नई तेजी की तरफ बढ़ रहा है या नहीं? अर्षिता, बिल्कुल थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख रहे हैं हम लास्ट 4-5 दिनों से। आई थिंक मैंने ये 208 के लेवल पे पिछले हफ्ते रिकमेंड किया था, मूव हुआ नहीं है। 210, 208, 205 में टाइम स्पेंड कर रहा है। मेरा भी 220 से 230 है। मैं सरप्राइज नहीं हूँगा कि 230 तक यही एक्सपायरी में चला जाए, तो 230, 235 तक ये एक्सपायरी में जा सकता है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा, और कोई अभी बाय करता है तो लगभग 208 का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। ओके वागले साहब, सुबह जब हर तरफ तेज़ी थी, आपको याद होगा MGL हमने स्पॉट किया था, और जहाँ तक मुझे याद है उस वक्त ये स्टॉक था तकरीबन 965 के आसपास, 20 रुपये नीचे है वहाँ से भी, और आज FNO का सबसे बड़ा लूज़र है। लेकिन क्या लगता है आपको, ये मंदी और आगे चलेगी या सुबह वाले जो शॉर्ट थे उस पर मुनाफा वसूल करेंगे? प्रदीप, नहीं, मुझे लगता है ये मंदी और चलेगी और ये 900 के नीचे भी जा सकता है, जिस तरह से आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और आज का जो ब्रेकडाउन जो है, एक स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है और वॉल्यूम्स के साथ है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो संकेत यह है कि थोड़ा और डाउनसाइड होगा। इमीडिएटली तो मेरा इसमें टारगेट 909 का होगा, और अगर वो ब्रेक होता है इवन 860, 870 तक के स्टॉक जा सकता है। प्रदीप, एक और काउंटर है इंडिया इन्फो लाइन का, 786 के लेवल्स आ चुके हैं, 6% की तेज़ी, और पिछले आधे घंटे में यहाँ पर करीब 2-2.5% तक का उछाल देखने को मिला है। लेकिन आखिरी 1 घंटे का ही मूवर रहा है। आप देखेंगे वो जो फाइनल स्टेयर और फिर चाल आती हुई इस काउंटर की। मैं सोच रही थी वसीम साहब भी हमारे साथ इंडिया इन्फो लाइन के जुड़े हुए हैं, तो उनसे क्या कॉल लेंगे, लेकिन स्पेस पर रजत आप अपनी राय दीजिए। ईडलवाइज, IIFL, ये कंपनियां हैं जहां पर लोगों की कमाई हो रही है। क्या करंटली ट्रेड के लिए दोनों में से कोई स्टॉक आप चुनना चाहेंगे, स्पेशली IIFL आज के मूव के बाद? देखिए, IIFL आज जो वॉल्यूम दिखा है पिछले 7-8 10 ट्रेडिंग सेशन में ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम के साथ ये बढ़ा है। मुझको लगता है अगर ये 795 के ऊपर चलने लगे तो ये 815 से 820 तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। उस हिसाब से आज जितना बढ़ चुका है उसमें मोमेंटम ट्रेडर होते हुए आप इसको ले सकते हैं, और उसमें आपको 778 और 775 जहाँ पे आपका कंफर्ट लेवल मिले उसी लेवल पे आप स्टॉप लगा के खेलिए। ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ अभी भी दिख रहे हैं इसमें। ओके, प्रिज्म सीमेंट भी देखिए आखिरी मिनटों में तेज़ी दिखा रहा है। अचानक से एक स्पाइक इस पे आता हुआ, प्रिज्म पे वॉल्यूम भी औसत से थोड़े ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है पिछले कई दिनों से, इसी रेंज में है। कुछ ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो क्या वागले साहब दिख रहा है इसमें? प्रदीप, शायद सस्टेन ना करे 120, 122 में 3-4% ट्रेडिंग मूव हो सकती है। एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ हुआ है, बट ऊपर में काफ़ी रेजिस्टेंस है 122, तो मैं वेट करूंगा, मैं अवॉइड करूंगा इसको। दूर रहने की सलाह। सोना कोयो में हमने देखा है प्रदीप, आपको याद होगा पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर धीरे धीरे करके वो एक्शन जरूर आ रहा था। आज ये 3% तक की तेजी पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। इस पर राय दीजिए, क्योंकि अब पूरा प्रोमोटर ग्रुप बदल चुका है, जापानी कंपनी हो चुकी है ये। आशीष महेश्वरी, सोना कोयो बाकी ऑटो एंसिलरीज की तुलना में कैसे वैल्यूड है? मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि जो उनका लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस आया था वो कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं था। सेकंड थिंग, जो मार्केट कैप कंपनी का है वो करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा का अभी भी है, और जो फिनेंशियल्स को देखते हुए मुझे अभी थोड़ा सा सोना कोयो स्टीयरिंग ओवर प्राइस लगता है। मुझे लगता है कि इस सेक्टर में जो टायर स्टॉक्स हैं, पर्टिकुलरली ऑटो एंसिलरी यदि सेगमेंट देखें तो वो आउट परफॉर्म करेंगे आगे जाकर, क्योंकि जो उनकी ग्रोथ है, जो उनके नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आने वाले हैं इस क्वार्टर में। तो मैं पर्टिकुलरली MRF, अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स को रिकमेंड करना चाहूँगा। सोना मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके,
अच्छा, एनएमडीसी और हिंडाल्को, वागले साहब, एनएमडीसी मेरे ख्याल से आज सुबह की कॉल थी, हिंडाल्को कल की है। दोनों पोजीशंस बनाए रखेंगे लॉन्ग की या मुनाफा वसूल करेंगे? वागले साहब मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, तकनीकी दिक्कत है। अगर ये पोजीशन हो रजत, आप क्या कहेंगे जाते जाते आज एनएमडीसी और हिंडाल्को? देखिए, हम पहले हिंडाल्को का बात कर लेते हैं। हिंडाल्को में मैं ये कहूँगा कि मैं मुनाफा वसूली कर लूँगा, और मेरा ये भी सलाह है कि आज के दिन जो आपने मेटल्स में तेज़ी खेले हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेटल्स कल से नीचे जाना चालू करेगा, लेकिन कल लगता है कि ये मेटल स्टॉक्स थोड़ा वीक रहेगा, इसीलिए आज हिंडाल्को में एक बार अपना पोजीशन लिक्विडेट कर लीजिए और एनएमडीसी में थोड़ा हल्का हो जाइए। एनएमडीसी का चार्ट हिंडाल्को से कहीं गुना बेहतर है, जबकि हिंडाल्को आज गैप से ऊपर खुला है और ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहा है। लेकिन प्रदीप, मैं रिकॉर्ड वॉल्यूम इन दिस काइंड ऑफ लीडिंग स्टॉक्स मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि उसमें ये लगता है जिसका जितना इमोशन था बुलिश या बेरिश, तेजी या मंदी का, वो ऑलरेडी खेल चुके हैं। जी हाँ, पूरा एक्शन दिख चुका है और वो पिछले 2 दिनों में हिंडाल्को ने तो डेफिनेटली दिखाया है। आखिरी 20 सेकेंड और मैं आपको बता दूं, एक अच्छी बढ़त के साथ हम देखेंगे बाजार जाकर टिकेगा। भले ही ऊपरी लेवल से लगातार कुछ मुनाफा वसूली का शिकार हुआ हो, लेकिन 10,400 के ऊपर की क्लोजिंग की पूरी तैयारी है। 136 अंकों की है 136 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक 25,228 के लेवल पर जाकर टिकने की पूरी तैयारी कर रहा है। मिड कैप जो सुबह में लड़खड़ा है 40 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स में 107 अंकों का उछाल। मेटल्स, बैंक, चीनी, ये 3 सेक्टर्स जो सीएनबीसी आवाज ने आपको बाजार खुलते ही आइडेंटिफाई किए थे। इनफैक्ट कुछ शेयर तो हमने बाजार खुलने से पहले ही आपको बता दिए थे एक्शन में रहेंगे, उन्हीं में तेजी रही है। एक्सिस, हिंडाल्को, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक के आज के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। साथ ही टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, एलएनटी में भी अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। चीनी की हमने जिक्र किया तो बलरामपुर, बजाज हिंदुस्तान, शक्ति शुगर जैसे काउंटर्स में भरपूर तेजी आज बनती दिखाई दे रही है। एनबीएफसीज में मन्नपुरम जैसे काउंटर्स भागे हैं। श्रेय इंफ्रा एक और काउंटर जो हमने आपके लिए स्पॉट किया था, जहां पर काफी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। तो कुल मिलाकर आज भले ही इंडेक्स थोड़े छोटे दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया हो और ऊपरी लेवल्स पर लगातार मुनाफा वसूली का शिकार हुआ हो, लेकिन आपको मिले हैं ढेर सारे ट्रेडिंग के मौके और स्क्रीन पर फायदा भी। और इसके साथ ही वक्त है फिलहाल इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया हसीन साहब, आशीष आपका शुक्रिया, और साथ ही वागले साहब और रजत शुक्रिया हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अब बारी है आपको बताने की आज हमारे दोनों कप्तानों की कमाई कितनी हुई। नीरज ने बाजी मारी है आज 2.5% के रिटर्न के साथ और हेमंत ने भी कमाए हैं 1.5% के रिटर्न। तो बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा, जाते जाते मार्केट ब्रेथ नेगेटिव हुई होगी, लेकिन हमारे कप्तानों के कॉल देखिए। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सुबह ही आपको कॉल दी गई थी तेजी करने की, और उसके बाद नजर थी शुगर पे, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और प्राज जो कि शुगर के साथ ही चलता है। तो नीरज ने इन दोनों थीम्स को बखूबी प्ले किया है। और वहीं अगर आप देखें हेमंत की टीम में तो शुगर ही नहीं, चाय भी तेज चलेगी, ये बताया था इन्होंने जयश्री टी। और मेटल देखिए, हिंडाल्को और नाल्को, जबरदस्त परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आता हुआ। कामत होटल एक और शानदार परफॉर्मेंस। तो कुल मिलाकर आज की समाप्ति भी एक पॉजिटिव नोट पर होती हुई और 10,400 को होल्ड करने में कामयाब रहा है निफ्टी। वही एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन रहा है। इसी के साथ प्रदीप और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए क्योंकि आज के मार्केट का पूरा एक्शन पैक्ड सेशन कैसा रहा है, कौन से गेनर्स लूजर्स रहे हैं, इसका रिकैप भी लेकर आएंगे नेहा आनंद के साथ ब्रेक के ठीक बाद। नमस्कार।